सो टुडे वी स्टार्ट विद बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। तो आपको ये स्टेटमेंट लर्न करके रखना होगा। हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है और उसके लिए ये डायग्राम है। इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज गिवन, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ये प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। और कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, आप इधर भी डायग्राम में देखते रहेंगे कि ये सब डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने थे, पर हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन B and through E draw perpendicular to AD. Through E draw perpendicular to AD. इतना सिर्फ कर दो पहले कंस्ट्रक्शन एंड लेट दिस बी M। ऐसे ही हमको फिर ये अपोजिट ये स्टेप भी करने हैं, लेकिन एक साथ नहीं। पहले कंस्ट्रक्शन जो लगेगा हमको ये लगने वाला है कि जॉइन B, वैसे लिखने गए तो आप ऐसे लिख सकते हो जॉइन B एंड CD। अभी लिखना है तो एक साथ लिख दो, पर ये मैं नेक्स्ट स्टेप में करवाऊंगा। और अगला है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर लगने वाला है, हम वो यहाँ लिख देंगे पर बाद में। तो अभी के लिए ये है कंस्ट्रक्शन। शुरुआत ध्यान रखो, हमको ये रेशोज इक्वल दिखाना है, तो कैसे तो करके हमको भी ये रेशोज डेवलप करने होंगे। और वो कैसे डेवलप करेंगे ध्यान देना। ये एरो पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको पहले इस तरफ से शुरुआत करनी है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको दो ट्राइंगल्स दिखते हैं, ध्यान देना। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ADE एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज BDE। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ADE, द सेकेंड ट्राइंगल इज BDE। और इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया के रेशो से शुरुआत करेंगे। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। सम्यक सांगा, सम्यक व्हाट विल बी एरिया ऑफ ADE बाय द फॉर्म्युला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अल्फाबेटिकली सांगितलं, हाफ इंटू बेस काय घेणार, हाइट काय घेणार? बेस कर AD एंड हाइट EM। करेक्ट। तो सभी स्टूडेंट्स को लिखते जाना है हाफ इंटू, हम ADE और BDE के एरिया के रेशो से शुरुआत कर रहे हैं। अगर किसी को भी डाउट रहा हम ऐसे क्यों शुरुआत कर रहे हैं, उसका आंसर है कि ऐसे एरिया का रेशो लेने से हमको ये रेशो मिलने वाला है। कैसे मिलता है वो देखो। ADE एरिया रहेगा हाफ इंटू बेस AD, हाइट EM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट EM। सम्यक परत तुलाच लगेच सब स्टुडंट्स ध्यान दो, ये पार्ट BDE ची एरिया काय असणार सम्यक? लगेच बोला। नहीं सांगतायत? ईशान बोलो जल्दी, BDE की एरिया क्या होगी बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? सर हाफ इंटू बेस MB इंटू हाइट DE। नहीं, गलत बोला। देखो सर मैं बोलूं समीक्षा बोलो। सर हाइट इज DE and base is DB। बेस करेक्ट बोला है। 2 मिनट सर मी सांगू? हाइट मैच है। बोलो अस्मी। और सर ये EM आई गेस हाइट होगी। गुड, करेक्ट। सुनो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल मैंने आपको BDE बोला जो आपके ये सामने है, तो बेस होगा BD, सो हाफ इंटू बेस BD। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइट? हाइट का डेफिनेशन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। अब यहाँ से तो कोई परपेंडिकुलर नहीं बना सकते आप, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाहर रह सकता है और ये एक्सटेंडेड पार्ट होगा उसका, पर बेस इतना ही बोलना है आपको। और ये रहेगा हाइट विच इज नथिंग बट सेम हाइट EM। सम्यक कड़ाला का BDE ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो आपको बेस DB बोलना है, पर हाइट यही रहेगा जो ट्रायंगल के बाहर भी रहा तो चलता है। तो सब स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखो। और आप देखो क्या रेशो मिल रहा है हमको। सो हाइट बोलो सर। अभी हमने लिखा हुआ है गिवन में कि DE पैरेलल टू BC है, तो ये जो एंगल BDE होगा वो 90 डिग्री होगा ना? अरे पैरेलल बोला है मैंने, परपेंडिकुलर नहीं बोला है सर। लेकिन जो उसके इंटीरियर एंगल्स रहते हैं उसका 180 रहता है, तो ये 90 में आएगा ना, तो उसको हमको हाइट को DE बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये देख सामने ये दोनों सिर्फ पैरेलल बोला है मैंने, एंड दीज आर सप्लीमेंट्री। तो ये देखो किसने 90 बोला, जो ये 90 होगा। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है, पैरेलल है सिर्फ खाली, तो नहीं बोल सकते इसको हाइट। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था वो, ये ऐसे हाइट कभी नहीं होगा, ध्यान रखो। तो ये हिसाब से हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा, EM कट हाफ कट, एंड हमको आंसर मिला AD अपॉन BD। और आप देख सकते हो प्रूव दैट का एक रेशो मिल गया। तो कैसे किया हमने ये एक रेशो प्रूव दैट का, कैसे लाया हमने? बस ध्यान रखो कि ये इधर तक तो पैरेलल का ये सब गिवन था, पहले ये हमने ज्वाइन किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया है, और ये करने के बाद हमने दो ट्रायंगल्स की एरिया निकाली, ADE और BDE, इनकी एरिया का रेशो लिया हमने और ये आंसर मिल गया। सेम तरीके से अब एरो इधर बना रहा हूँ मैं, सेम तरीके से आपको अब यहाँ से दो ट्रायंगल्स कौन से दिखेंगे, इफ़ वी ज्वाइन दिस, कृष्णा बोलो अब कौन से दो ट्रायंगल्स की एरिया निकालोगे हम, रेशो कौन सी एरियाज का रेशो निकालेंगे बताओ। सर अभी हम निकालेंगे DEC और ऊपर का क्यों भूल रहा है? सर वो लाइंस बहुत है, कंफ्यूज हो रहा है। ADE और DEC, यहाँ से हमने ADE और BDE का एरिया निकाला था, यहाँ निकालेंगे वापस ADE, और इस तरफ से लेते वक्त AE विल एक्ट एज अ बेस, और हमको रेशो में देखो पहले AE चाहिए, सबको क्लियर हो रहा है, पहले AE ऊपर चाहिए, तो हम ADE की एरिया DEC के साथ रेशो निकालेंगे। सो अगला स्टेप, नाउ एरिया ऑफ वापस ADE, पर इस बार हमको इस तरफ एरो इधर पॉइंट आउट किया, अब आपको ये पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया। अभी वी विल राइट DN परपेंडिकुलर टू AE, DN परपेंडिकुलर टू AE। सो ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि अभी आप AE बेस लोगे और DN हाइट कंसिडर करोगे। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC अपॉन एरिया ऑफ DEC, फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसमें ADE, सृष्टि जल्दी बोलो ADE की एरिया क्या होगी? हाँ सर, AE बेस लेंगे और DN हाइट लेंगे। तो एरिया बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बताना था। सृष्टि जल्दी अगला एरिया ऑफ DEC, जल्दी बता दो DEC। सर हम लोग बेस DE नहीं EC इंटू ND। गुड। जैसे इधर हमने BDE में बेस BD लिया था, इधर DEC में ये एरो इसलिए मैंने मार्क किया कि ये एरो का दिख रहा है आपको, ये बेस है और ये रहेगा हाइट, हाइट ट्रायंगल के बाहर जाएगा, ये चीज़ों का ध्यान रखना। सो EC विल बी द बेस एंड DN विल बी द हाइट, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो DN कट और फिर ये हाफ कट, एंड फाइनली आया आंसर AE अपॉन EC। और अब ये देखो तो ये रेशो का RHS पार्ट है, प्रूव दैट का RHS। तो आखिर हमने ये जो अभी दो रेशोज लाए हैं, हमको इन्हीं को इक्वल दिखाना है,
इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल देंगे। और अब यही दो रेशियोज प्रूव दैट में हमको इक्वल दिखाना है। तो ध्यान से सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का, कि हमने अब ये दो रेशियोज तो ला दिए। कैसे लाई हमने ये रेशियोज? ट्राइंगल की एरिया का रेशियो लेकर। तो ये वापस रिवाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सब कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने ADE और BDE की एरिया के रेशियो के जरिए ये पहला रेशियो प्रूव दैट का ला दिया। फिर वापस ADE और DEC की एरिया का रेशियो लेकर हमने ये दूसरा रेशियो ला दिया जो प्रूव दैट का पार्ट है। पर हमको अब इन दोनों को अगर इक्वल दिखाना है तो हमको पहले इन दोनों की एरिया का रेशियो इक्वल दिखाना होगा। ध्यान से सुनो, अगर आपको इन दोनों रेशियोज को इक्वल दिखाना है, अभी जो मैंने सर्कल किया, आपको इन दोनों की ये एरिया का रेशियो इक्वल दिखाना होगा। और इन दोनों पार्ट को इक्वल दिखाने के लिए ध्यान से इनका न्यूमरेटर देखो। द न्यूमरेटर इज ऑलरेडी सेम। न्यूमरेटर इज ADE, क्योंकि ट्राइंगल ही वो हमने शुरुआत में सेम लिया था। तो अब न्यूमरेटर भी सेम हो गया। अब आपको खाली एक ही चीज़ करनी है, आपको डिनोमिनेटर की ये दो एरियाज क्यों इक्वल होंगे ये बताना होगा। और ये मैं क्वेश्चन किसी को तो पूछूंगा, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर की एरिया को इक्वल दिखाया तो ये दोनों लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएंगे और उसके ज़रिए हम ये दोनों रेशियोज भी इक्वल लिख सकते हैं। तो अब ये डिनोमिनेटर कौन से एरियाज हैं देखते हैं। BD, मतलब कैसे करते हैं? ईशान वापस कल वाली बात, अगर तूने ये दो रेशियोज इक्वल दिखा दिए, देन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, तो अभी हमको ये दोनों लेफ्ट वाले रेशियोज जो एरिया के हैं ये इक्वल दिखाने हैं। और उसमें उनका न्यूमरेटर देख, न्यूमरेटर इज कम्प्लीटली सेम। ठीक है ईशान, मतलब अभी हमको खाली डिनोमिनेटर इक्वल दिखाना है। हाँ, वो दिखा दिया, मतलब इनका पूरा LHS सेम हो जाएगा, हेंस देयर RHS ऑल्सो विल बी इक्वल। और डिनोमिनेटर इक्वल दिखाने का काम 9th स्टैंडर्ड में 10 बार किया है। तो ट्राइंगल देखो कौन से हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। सिंजल, वाई एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ DEC? सिंजल, वाई एरिया ऑफ BD? सर वो कुछ तो थ्योरम था ट्रायंगल। हाँ, कुछ तो था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। अरे मेरे स्पीकर जल गए, जरा चिल्ला मत, धीरे बात कर। हाँ बोल। सर ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड सेम हाइट आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल। सेम हाइट, सेम हाँ वही, पैरेलल। पैरेलल। सब स्टूडेंट्स वो थ्योरम लिखो। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels are equal in area. Therefore, area of triangle BDE, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में इधर डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। एंड अब ईशान डायरेक्ट लिखना है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये रेशियोज इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1 में बोला था कि ये एरिया का रेशियो इसको इक्वल है, हमने 2 में बोला ये एरिया का रेशियो इसको इक्वल है। और अब इसमें 1 और 2 में देख रहे हैं हम कि दोनों के न्यूमरेटर में ADE है, सो मीन्स दे आर इक्वल ऑलरेडी। और डिनोमिनेटर्स को इक्वल दिखाने का काम हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा। So from 1, 2 and 3 what can we conclude is these both are equal। LHS, ये जो इक्वेशंस हमने लिखे इनका अगर LHS इक्वल है तो इनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। एंड फ्रॉम 1, 2 and 3 डायरेक्ट। ईशान समझ में आया क्या? हाँ सर। सर बोलो मानो। सर हम मतलब ऐसा लिख नहीं सकते इक्वेटिंग LHS ऑफ 1 and 2 और फिर उधर से AD और AD को कट कर सकते हैं और फिर वो मतलब क्रॉस कर आ जाएगा। तू पहले ही इनको इक्वेट करेगा? हाँ, मतलब इन दोनों को ऐसे सब इक्वेटिंग LHS मतलब एरिया
अरे ऐसे ऐसे अलाउड नहीं है, ऐसे इक्वेटिंग एलएचएस ऐसे अलाउड नहीं है। तर बोलो। तर जर त्याला इक्वेट 1 ला इक्वेट केलं तर म्हणजे नाही कळालं मला, 1 ला इक्वेट म्हणजे कसं बोलतेस? तर म्हणजे आता दोन्ही एरियाजला इक्वल टू 1 दिलं तर आणि बीडी वरती शिफ्ट केलं तर या दोघांना इक्वेट करणार तू? हा, म्हणजे आता एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू 1 केलं तर बीडी वरती शिफ्ट होणार. बट अर्चा why this will be equal to 1? तर म्हणजे तसं नाही लिहू शकत का? नाही, अजिबात अलाउड नाही आहे. वाय दिस एरिया रेशो विल बी इक्वल टू 1? आपलं कसं काम होतं, हे एरियाचा रेशो हे आलं, या एरियाचा रेशो हे आलं, आणि आपल्याला जर ह्या दोघांना इक्वल दाखवायचं आहे म्हणजे आपल्याला पहिला हे रेशोज इक्वल दाखवावे लागणार, आणि हे दोन रेशोज इक्वल दाखवायला देअर न्यूमरेटर्स आर ऑलरेडी सेम. देन आवर ओनली जॉब रिमेन्स टू शो these denominators equal. When these denominators are equal, automatically this whole ratio are equal, आणि डिनॉमिनेटर इक्वलसाठी आपण एक वाक्य लिहिलं, and this denominators are equal now. Hence from 1, 2 and 3 the whole LHS part is equal. सर बोलो। सर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू EC, बट AD इज इक्वल टू AE. अरे कहाँ से AD इक्वल टू BD लिखा तूने? ये बाइसेक्ट किसने बोला है? ये रेशो इक्वल होता है. AD और DB इक्वल नहीं होते हैं. अवघड वाटलं का थेरम अर्चा? नाही सर, नाही. ऍक्च्युली ते एक सम मध्ये आपण तसं केलं होतं. मला आज मी एक्झॅक्ट तेच म्हणणार होतो की तू आणि सृष्टी काल केलेल्या सम्सचं काहीतरी लॉजिक इथं वापरायला बघताय. हम यूज कर सकते हैं अगर लॉजिक वैलिड है तो, पर ये थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर नॉट मिड पॉइंट्स. द ओनली गिवन स्टेटमेंट वाज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशो. सृष्टि याद रखना, इनका रेशो इक्वल होता है. ये मतलब ये मिड पॉइंट्स नहीं होते कभी. ये AD अपॉन DB ये 1:3 हो सकता है, ये भी 1:3 हो सकता है. कल वाले एक सम में वो मिड पॉइंट थ्योरम का सम था तो हमने तब प्रूव किया था. आज ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, याद रखो. और किसी को डाउट? हाँ सर. जयराज समजला नक्की है पार्ट? हो सर. अस्मी क्लियर है क्या थ्योरम? हाँ सर. कुछ डाउट है तो पूछो अभी भी. मतलब मुझे लग रहा है कुछ कंसर्न है आपको. बस ये थ्योरम है, इसका डिजाइनिंग ऐसे ही किया है. आपको स्टेप्स याद रखने होंगे कि कैसे करके हम ये रेशो ला सकते. तो हमने एरिया का रेशो लिया और हमको ये प्रूव दैट के रेशोज मिलते गए. फिर इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमको इनकी ये लेफ्ट पार्ट को इक्वल दिखाना ज़रूरी था. इनके न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है और डिनोमिनेटर हमने थ्योरम से इक्वल लिख दिया. एंड फ्रॉम 1, 2 and 3 वी एंडेड विद दिस थ्योरम. मानव क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. अब एक चैलेंजिंग सम ट्राई करना है. मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. एक सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 3, फिर हम 1 भी लेंगे सॉल्ड एग्जाम्पल जिसमें वो BPT का सेकेंड टाइप यूज होता है. सॉल्यूशंस आप भी मत देखो, टाइम लो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं. सब स्टूडेंट्स सोचो, कल भी इतने सम्स किए थे हमने, थोड़ा लॉजिक तो डेवलप हुआ रहेगा. कंसिडर दिस एज एन एक्स्ट्रा सम. आपको 2 गिवन दिए हुए हैं. प्रूव दैट इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, 1 मिनट दे रहा हूँ बराबर. थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं. हमको लिखना है ना? सॉल्व तो करना ही है शान. गिवन में आपको एक रेशो दिया है. गिवन यूज करने के लिए दिया होता है. लॉजिक याद रखो,
गिवन यूज करने के लिए दिया होता है. सो मेक यूज ऑफ दीज टू गिवन थिंग्स टू प्रूव इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. प्रेम अग्रवाल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है मतलब क्या करना होगा? सर उसके अपोजिट साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी. सर मैं ट्राई करूं? प्रेम, अपोजिट साइड्स इक्वल भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो एंगल्स हमने ज़्यादा करके एंगल्स प्रेफर किया है. एंगल्स भी इक्वल दिखा सकते हैं. तो यहाँ पर साइड्स क्यों इक्वल बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड्स का रेशो दिया रहता है. तो हम साइड्स के बजाय एंगल्स प्रेफर करेंगे. तो हमको Q इज इक्वल टू R दिखाना है. डायग्राम में सर, इस डायग्राम में STQR को पैरेलल है ना? नहीं दिख रहा है देखो खाली वैसे. सर मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है? रुको सर मैं बताऊं? सर ट्राई करूं? रुको, सर मैं बोलूं? सॉल्यूशंस टेक्स्ट बुक में ही है. रुक जाओ, सबको ट्राई करने दो. पहला क्वेश्चन, ये रेशो का क्या यूज कर सकते हो ये आप सोचो. ईशान को ये आंसर देने दे. ईशान, व्हाट कैन यू राइट इफ दीज टू रेशोज आर इक्वल? मिड पॉइंट सर. नहीं, मिड पॉइंट कहाँ आया ईशान? मिड पॉइंट इस चैप्टर में है नहीं. एक सेकंड सर. पैरेलल. गुड. आप सबको ये पहले दिमाग में आना चाहिए था कि व्हेन दीज टू रेशियोज आर इक्वल, कल ही बताया था मैंने कि अगर पैरेलल दिया जाए तो आप रेशियोज इक्वल लिख सकते हो. पर इस बार इस सम में आपको पहले ही रेशियोज दिए हैं. PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR. सो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT द फर्स्ट स्टेप यू विल राइट इज ST इज पैरेलल टू QR. ये रहेगा फर्स्ट स्टेप. जिसके बाद उन्होंने एक और गिवन दिया है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, प्रूव दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. रुतम, आता हे दोन लाईन्स पॅरलल पण आहेत अँड दीज टू अँगल्स आर इक्वल. रुतम, आपल्याला आइसोसेलेस दाखवायचं आहे. Sir, because ST is parallel to QR, angle PS is equal to angle SQR. Why? Sir, because ST is parallel to QR. But why are these angles equal? परत म्हणणार बिकॉज. समजलं नाही मला सर क्वेश्चन एक्झॅक्टली. हे अँगल्स ना काय म्हणतो आपण? सर मैं बोलूं? सर मी बोलू? सर मैं बोलूं. बोल ईशान. मैं बोलूं? The corresponding angles. हाँ रुतम. अच्छा सर, मी कम्प्लीटली कन्फ्युज झालेलो. मला वाटतं तुम्ही विचारले का सेम आहे. ठीक है सर. तो मैंने अभी गिवन लिख के निकाला है. अब हम प्रूफ से शुरुआत करेंगे. गिवन एक एक करके यूज करना होगा. सो वापस एक बार गिवन लिख के निकालो. माइक ऑफ रखो. सो हमने शुरुआत की इस रेशो से. याद रखो ये रेशो के जरिए ही हम पैरेलल कंक्लूड करते थे. इतने सम्स हमने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के भी किए. तो इधर तो रेशो रेडी दिया हुआ है. तो इस रेशो के जरिए आपसे पहले एक्सपेक्टेड था कि आप ये पैरेलल लिखो. सो व्हेन दिस रेशोज आर इक्वल यू कैन राइट ST इज पैरेलल टू QR. बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ST इज पैरेलल टू QR. आगे बढ़ते हैं. अब ये पैरेलल हो गया और ये एंगल्स दो इक्वल दिए, लेकिन हमको ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने थे. तो कैसे होगा? ये एंगल SQ को इक्वल होने वाला है और QR को इक्वल होगा. हेंस Q इज इक्वल टू S Q को इक्वल होगा और S इक्वल टू R उन्होंने दिया. देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल एंड हेंस इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आप हो सके तो यहाँ पे नंबर्स का यूज भी कर सकते हो, जैसे हमने 9th में किया था. फिर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. बोर्ड्स में अलाउड है. सर बोलो. सर फिर हम मतलब साइड्स भी कर सकते हैं ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल. पर समीक्षा, तूने अगर एंगल्स ही इक्वल दिखा दिए तो वापस साइड्स तक क्यों जाना है? उसके बाद लिख सकते हैं. हाँ हाँ, उसके बाद लिख सकते हैं.
So 1 is equal to 2 corresponding angles, but 1 is equal to 3 given. ये एंगल इसको इक्वल उन्होंने दिया है, बट 1 is equal to 3 is given. So 1 2 को इक्वल हुआ, 1 3 को इक्वल हो गया, दोनों का LHS सेम है. Therefore 2 is equal to 3. Therefore triangle PQR is an isosceles triangle. किसी को डाउट? अच्छा, समय अलग है कि रेशो पहली बार ऐसे दिया हुआ था, उससे आपको पैरेलल यूज करना है, और पैरेलल के बाद फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इनका कनेक्टिंग लिंक जोड़ना है, एंड इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. रिवाइज करना पड़ेगा ये बार बार, एक आज के सेशन से ये दिमाग में नहीं बैठने वाला है, टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूरी होगा, तो आप ये लॉजिक याद रख सकोगे, तो एग्जाम में जब आए क्वेश्चन आप इमीडिएटली आपको लॉजिक स्ट्राइक होगा, वरना सोचते बैठ जाओगे आप क्या करना है पढ़ाने के बाद भी, क्योंकि रिवीजन नहीं की होती है. तो रिवीजन पर सॉल्व एग्जांपल 9 ही है ना? सॉल्व एग्जांपल 3 9 पे कहाँ पहुँच गए इसमें? अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज आज पूरा फिनिश करने वाले हैं. ठीक है, सो सॉल्व एग्जांपल 2 लास्ट सेशन में हो गया है, सॉल्व एग्जांपल 3 अभी हो गया. अब हम बढ़ते हैं सॉल्व एग्जांपल 1 की तरफ, जिसमें वो बीपीटी का सेकंड फॉर्मेट डायरेक्टली पूछा गया है. हमने प्रूव दैट में डायरेक्टली सेकंड फॉर्मेट यूज़ किया था, लेकिन इधर आपको वो एक्चुअली पूछा गया. डायग्राम सामने है. इन दिस ट्रायंगल इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बीपीटी डायरेक्ट अप्लाई करने के बजाय उन्होंने यहाँ पे पूछा है प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी. तो वो करने के लिए अभी स्टेप्स देखेंगे क्या लगता है. डायग्राम बना दो, बेसिक डायग्राम ही है. तो ये ऐसे कंपलसरी एक ही ट्रायंगल के अंदर ऐसे उन्होंने अगर पूछा तो ये सारे स्टेप्स लगेंगे. हमने जिस सम में किया था वो ये सम था, जिसमें देख सकते हो आप 2 अलग अलग ट्रायंगल्स थे, तो इधर वो सब एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे कि आप वो वाला प्रूफ बताओ पहले. उधर आप इस सम्स में आप डायरेक्टली वो सेकेंड फॉर्मेट बीपीटी का यूज कर सकते थे, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी. यहाँ पर अलाउड है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एक ही ट्रायंगल के अंदर आपसे वो सेकेंड फॉर्मेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब और आप ये डायरेक्ट लिख कर आओगे तो सम क्या सॉल्व किया फिर आपने? 3 मार्क का आधा मार्क मिलेगा खाली, बीपीटी लिख कर आए हो इसलिए. इधर आपको वो एक्चुअली प्रूव करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. जल्दी से डायग्राम बना देते हैं. केदार प्रेजेंट आएगा? हाँ सर. लिथोस ना? सो बेसिक डायग्राम जल्दी लिख दो. डी इज पैरेलल टू बी सी is given, and what is to prove that is AD upon AB is equal to AE upon AC. तो ये देखते हैं अभी कैसे होगा. AD upon AB is equal to AE upon AC. ये देखना है अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम. सभी शांति निकेतन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी 5 सेशंस आज मैंने 5th भेज दिया है, और वो रेजिस्टिविटी कवर कर देता है, जिससे चैप्टर का एक पार्ट पूरा होता है. फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल इज द सेकेंड पार्ट, एंड देन हीटिंग इफेक्ट थर्ड पार्ट. तो आज रेजिस्टिविटी आज और कल में अटेंड करके रख देना, तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा होगा. फिर उसमें मैं डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स का रिविजन वापस लेने वाला हूँ कल के दिन या फ्राइडे के दिन, पर आपको रेडी रहना है कल दोपहर के पहले. ओके, सो पैरेलल जब भी दिया होता है विबग्योर स्टूडेंट्स को भी करके रखना है. ऐसा नहीं कि ये नहीं, आप थ्योरी करके रख सकते हो अगर वीडियोस अपने अटेंड कर लिए पहले. तो जब भी आपको ये पैरेलल दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली बीपीटी से शुरुआत करेंगे. वी विल राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. लेकिन अब ए डी अपॉन ए बी लाने के लिए क्या क्या करना होगा, ध्यान से सुनो. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी. नाउ टेक रेसिप्रोकल्स. बाय टेकिंग रेसिप्रोकल आप सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो. बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो दोनों रेशियोज का आप उल्टा कर सकते हो.
सो DB अपॉन AB विल बी इक्वल टू EC अपॉन AE। वो प्रूफ दैट तक लाने के लिए ये सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं। तो आपको ये एज इट इज़ समझ के लेना होगा कि जब रेगुलर BPT मालूम हो और वहाँ से अगर ये सेकेंड फॉर्मेट तक पहुँचना है, पहले इन रेशियोज का रेसिप्रोकल लेना होगा। सो राइट हियर बाय टेकिंग, बोलो DB अपॉन AD, सॉरी DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। ये लिखा हमने बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स। अब उसके बाद लिखना है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। आपको 1 ऐड करना है नंबर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो इन दोनों रेशियोज में हम फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो विल राइट DB अपॉन AD प्लस 1, इधर EC अपॉन AE प्लस 1। क्लियर है? एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। और इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे और इधर अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। ये सब आंसर तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले स्टेप्स हैं। याद रखना होगा, पहले रेसिप्रोकल करना है, देन यू हैव टू ऐड 1, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डू इट, DB इंटू 1 DB प्लस AD अपॉन AD इंटू 1 इज AD, EC इंटू 1 प्लस AE। और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि हमने अगर रेसिप्रोकल किए बिना 1 ऐड किया होता, करके देखो, आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर तक पहुंचने के लिए पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर 1 ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर वापस रेसिप्रोकल लेना है, विच विल एंड द आंसर। पहिला रेसिप्रोकल करायचं लक्षात ठेवा। फर्स्ट स्टेप, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। DB प्लस AD, ध्यान दो, व्हाट विल बी DB plus AD, DB plus AD will be AB, EC plus AE will be AC। तो ये आंसर लिखने होंगे, DB plus AD will be AB upon AD। on the right side, EC plus AE will be AC upon AE। और आप देख सक रहे हो प्रूव दैट जो था उसका ये कहीं ना कहीं उल्टा है। सो फिर से वापस बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स। क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कंपलसरी, जो BPT का आपको सेकंड फॉर्मेट दिख रही है, इसको सेकंड फॉर्मेट बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट बोलो, वापस रेसिप्रोकल करना कंपलसरी है, वरना ईशान आंसर कैसे आएगा? तू ये रेशियो देख और प्रूव दैट ये करना है अपने को। लेकिन काइंड ऑफ तो वैसे काइंड ऑफ बराबर है, लेकिन मैथ्स है ईशान, यहाँ पे क्लियरली जैसे क्वेश्चन है वैसे ही। ऐसे पूछा डाउट है। हाँ, मैं भी नॉर्मली बता रहा हूँ कि हमको काइंड ऑफ करके नहीं चलेगा, हमको एग्जैक्ट प्रूफ दैट पर एंड करना ही होगा, ध्यान रखो। तो वापस रेसिप्रोकल करके फॉर्मेट को एंड करो। सो मुझे नहीं लगता ये वापस सॉल्व करने की जरूरत है। इफ़ यू रिमेंबर द स्टेप्स, क्या है, पहले BPT से शुरुआत की, टेकिंग रेसिप्रोकल, देन ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। इसमें क्या सिली मिस्टेक करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन गेट द आंसर एंड देन अगेन रेसिप्रोकल। तो ये रीड करके भी हो जाएगा। और मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है, ज्योमेट्री इज हाफ काइंड ऑफ रीडिंग सब्जेक्ट। ये एक बार सॉल्व किया मेहनत से, मतलब अभी आज मान लो सिखाया आपने, आज देख के सॉल्व किया, कभी कल परसों एक बार बिना देख के कर लो, दैट्स इट। पूरे साल भर में ज्योमेट्री सॉल्व कौन करता है? अलजेब्रा में मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स। सामने जब रिवीजन के लिए बैठे हो, सामने सॉल्व एग्जाम्पल 1 है, बड़बड़ाते जाओ, खत्म। क्यों लिखना है कि ये कैसे सॉल्यूशन आएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, रेसिप्रोकल लिया। सॉल्यूशन देखते हुए भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल लिया, फिर 1 ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गेट द आंसर, फिर रेसिप्रोकल किया, हो गया फर्स्ट सम रिवीजन। ये सम पे आए क्या, मतलब रेशो दिया हुआ है बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, ये हो गया पैरेलल, इसलिए ये दोनों इक्वल, पर ये इसको इक्वल है, हेंस दीज टू आर इक्वल, हो गया आइसोसेलेस। 1-1 मिनट में करना है। ये सॉल्व कौन करते बैठता है, मतलब इसमें कौन सिली मिस्टेक्स करेगा? ये कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता, याद रखो। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड योर ऑब्जर्वेशन। डायग्राम देख के आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा बनता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसी से आप ज्योमेट्री को कभी भी आगे, मैं खुद कह रहा हूँ, वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कोई भयानक प्रूव दैट का सम आ जाए, बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो ठीक है। थ्योरम्स भी
सामने डायग्राम रखते हुए आप ओरली बोलते जा सकते हो एंड गेट क्लियर विथ वन स्टेप। ये एक बार सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप ओरली बोलते गए बिना देख के, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बहुत टाइम बच जाता है। एंड सब्जेक्ट का नेचर ऐसा ही है, पर जिनका मैथ्स वीक है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जिनका मैथ्स वीक है उनको ओरली अगर नहीं पूरा क्लियर होता है उनको आधी चीज़ें सॉल्व करते रहनी पड़ेंगी साल भर के लिए, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। पर मुझे लगता है कि ज्योमेट्री मोर देन हाफ स्टूडेंट्स का इजी ग्रास्पिंग हो जाता है, तो रिवीजन के लिए आप ओरली करते गए तो भी चलता है। सो वी हैव फिनिश्ड विथ 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम वॉज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं वो थ्योरम भी नहीं पढ़ाते बैठूंगा, विच इज़ योर फेवरेट थ्योरम, दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बस थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न करके रखो, सम्स में बहुत बार यूज़ हो गया है, फिनिश्ड। और अब हम बोल सकते हैं चैप्टर का एक पार्ट पूरा हो गया, 9th एंड 10th बाकी है, पर मैंने बोला आपको मैं वो सिमिलैरिटी से पढ़ाने वाला हूँ। अब इस चैप्टर के 4 पार्ट कौन से हैं ध्यान दो। बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी इज द फर्स्ट। सेकेंड इज सिमिलैरिटी बाय ऑल दोज टेस्ट, AA टेस्ट, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट। तो सेकेंड पार्ट पूरा इस पर है, और इस पर है बेस्ड एक्सरसाइज 6.3, बीपीटी पर बेस्ड है 6.2। देन थर्ड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कोई भी एक्सरसाइज का किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, सारी एक्सरसाइजेज इंडिपेंडेंट है एंड बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट हैं। एंड फोर्थ एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सम्स ऑन पाइथागोरस थ्योरम, विच इज एक्सरसाइज 6.5। चैप्टर का समरी भी पहले समझ लो। 6.1 वॉज फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिक था। 6.2 अभी हमने आज ख़त्म कर लिया, बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर सम्स हो गए। आज हम शुरुआत करेंगे सारे टेस्ट्स के ज़रिए, सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँगा ये, विच इज़ ऑन सिमिलैरिटी पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है समझने के लिए। फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इजी है 6.4, एंड पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर प्रूव दैट के क्वेश्चंस आते हैं, विच इज़ 6.5। तो ये है चैप्टर का समरी। एक पार्ट आज हो गया, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज़ सिमिलैरिटी। और अब सिमिलैरिटी के लिए यही 3 टेस्ट्स हैं। इसके अलावा और 2 कौन से टेस्ट थे जो हमने कॉन्ग्रुएंस में यूज़ किए थे कृष्णा? सर एक RHS था, एक RHS और ASA। फाइन, हो गए। 9th में कॉन्ग्रुएंस करते वक्त ASA और RHS टेस्ट 2 थे, पर ये यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। सबसे बड़ा रीज़न कि सिमिलैरिटी दिखाते वक्त, 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाते वक्त अभी हम साइड्स को इक्वल नहीं दिखाएंगे, अभी हम साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाने वाले हैं। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाते वक्त वो सेंटेंस बोला था, मैं वापस रिवाइज करूंगा। हियर इज दैट 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, विच इज फाइन। ये हमने AA टेस्ट कॉन्ग्रुएंस के वक्त भी किया है, एंड द सेम इज विल बी यूज्ड इन सिमिलैरिटी। एंड इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, अब उसका एग्जाम्पल देना होगा मुझे। तो ये 3 टेस्ट का आज आप सिर्फ बेसिक लिख के निकालो, सम अगले सेशन से शुरुआत करेंगे। सो AA टेस्ट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। कब 2 ट्रायंगल्स हम बोल पाएंगे आर सिमिलर बाय AA टेस्ट? पहले सिमिलर का मीनिंग सुहानी, मी सिमिलरचं काय मीनिंग सांगितलेलं? सुहानी, जे इक्वल असतात, बोल। जे इक्वल असतात, इक्वल असतात. When the figures are identical, they are congruent. When do we say the 2 figures are similar? कृष्णा बोलो। एक इजी लैंग्वेज में मैंने मीनिंग लिख कर दिया था, बताया था टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके। मैं बोलूं? बोलो। जब वो शेप इक्वल्स रहते हैं उनके। एंड सिर्फ उतना ही?
सर मैं बोलूं? बोलो। और एरिया शेप और साइज। सेम शेप बट डिफरेंट साइज, याद रखो। द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ये तो सिर्फ सिंपल याद रखने का पॉइंट था। अब हम देखेंगे थ्रू टेस्ट हाउ दे आर सिमिलर। सिमिलर के लिए सिंबल ये है, कॉन्ग्रुएंट के लिए ऐसा रहता था, इसके नीचे हम 2 इक्वल टू ये लिखते थे, तो पर सिमिलर के लिए आपको सिर्फ ये कर्व ऐसे ड्रॉ करना है। तो अगर मान लो B और Q इक्वल है, B 60 डिग्री है, Q भी 60 है, और मान लेते हैं C 70 डिग्री है, R भी 70 डिग्री है। सो व्हेन टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल B is equal to Q, angle C is equal to R, when B is equal to Q, when one angle of one triangle is equal to the corresponding angle of other, when angle C is equal to R, जब भी दो पेयर एंगल्स के इक्वल हो गए, what will we write? That the two triangles are similar by AA test। ये हमने ऐसे 9th में भी किया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आप कोई तो दो एंगल्स का पेयर इक्वल लिखते थे, पर आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो AA टेस्ट बहुत इजी है और अब ये क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपको SAS और SSS टेस्ट समझना, और वो आपको लिख के निकालना है इधर। तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। डायग्राम ड्रॉ कर दो सेम। यार ये इरेज नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे सामने साइड्स लिखते जा रहा हूँ। 1.5 2 सर सब नंबर कौन सा है? ईशान ये क्राइटेरिया क्लियर करो, मैं आज सिर्फ बेसिक पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, तो आपको प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर SSS से कब होंगे, और तीनों साइड्स SSS होने के लिए तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। फॉर द टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर बाय SSS टेस्ट, द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, दैट इज दे शुड बी इन प्रपोर्शन, और वो आपको फिर यहाँ पे दिखाना होगा। सो AB अपॉन PQ कितना होगा? 3/1.5, इट विल बी 2/1। फिर BC अपॉन QR विल बी 4/2, विच इज 2/1। तो ऐसे साइड्स के बारे में कुछ तो कुछ वैल्यूज आपको दिए जाएंगे और इट विल बी गिवन टू यू एटलीस्ट। और थर्ड आता है AC अपॉन PR। आज मैं एक सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं बाय SSS टेस्ट। और 5/2.5 का आंसर भी 2/1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट ऑल द थ्री साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब देयर रेशियोज आर इक्वल। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और यहाँ ध्यान रखना, एक पूरा रेशियो मतलब एक S, दूसरा पूरा रेशियो मतलब एक और S, तीसरा साइड का रेशियो मतलब एक और S, and hence the two triangles are similar। फिर आप लिखोगे that triangle ABC is similar to PQR by SSS test, क्योंकि ये एक रेशियो मतलब एक S होता है। और अब कहीं ना कहीं आपको ASA का इधर से आइडिया दूंगा मैं कि ASA टेस्ट कभी पॉसिबल ही नहीं होगा सिमिलरिटी में। क्यों? कि ये A और ये A समझ गए कि दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है अलग अलग। फिर एक रेशियो कभी कोई नहीं लिखता। हम 9th में लिखते थे क्योंकि हम एक साइड लिख सकते थे, मान लो PQ इज इक्वल टू SR, तो वो ये S का इंडिकेशन था। पर यहाँ पर एक S मतलब एक रेशियो, और ऐसे आप कभी एक रेशियो नहीं लिखोगे, दो रेशियोज कम से कम होने चाहिए इक्वल होने के लिए। इसका मतलब 2S ज़रूरी होने चाहिए। और इसी रीज़न की वजह से ASA टेस्ट और RHS टेस्ट सिमिलरिटी में नहीं आता, क्योंकि इन दोनों में एक ही S आ रहा है, और एक ही S मतलब एक ही रेशियो कोई नहीं लिखता। हम एटलीस्ट दो रेशियोज को इक्वल लिखेंगे। तो ये रीज़न की वजह से आपको
ध्यान रखना है कि ASA टेस्ट और RHS टेस्ट एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी SAS समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं अभी। सबने लिख लिया ये SSS? हाँ सर। अब ध्यान दो, ये एक्चुअली आज आपको 50% समझ में आएगा। जब आप सम्स में अप्लाई करना सीख जाओगे तो रियल मीनिंग क्लियर होने वाला है। अभी मान लेते हैं आपको सिर्फ ऐसे दो साइड्स दिए है, AB और BC दिया है, और PQ और QR दिया है, और ये एंगल दिया हुआ है 40। तो अब क्या हुआ, अब आपको अगर बोला जाए प्रूव दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, तो आपको साइड्स तो दो ही दिए हुए, तो फिर आप रेशो निकालना शुरू कर लोगे। AB अपॉन PQ विल बी 3/1.5, इट विल बी 2/1। फिर BC अपॉन QR विल बी 4/2, अगेन इट विल बी 2/1। तो AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR now. AB upon PQ is equal to BC upon QR. एक रेशो एक S, दूसरा रेशो एक और S, तो दो रेशोज इक्वल हो गए और ये एक एंगल इक्वल होगा, B is equal to Q. So when two ratios are equal and one angle is equal, S A S, क्योंकि आप देख सकते हो इंक्लूडेड एंगल है ये, 9th में बताया था इंक्लूडेड एंगल, दो गिवन साइड्स के बीच का ही एंगल है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल, SAS टेस्ट। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो साइड्स का रेशो कितने इक्वल दिखा सकते हो, कम से कम दो साइड्स तो लगेंगे ही। एक रेशो लिखकर नहीं चलता कभी, एक रेशो आपने मान लिया 2/1 निकाला, देन व्हाट, ये S कभी एक काउंट नहीं होता, एटलीस्ट दो रेशोज इक्वल होने चाहिए। अभी स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर होगा। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर साइड्स आर इन सेम रेशो। और सेम रेशो दिखाने के लिए एटलीस्ट दो रेशोज तो चाहिए सेम होने के लिए। जब भी तीन रेशोज इक्वल हो गए SSS टेस्ट, जब भी दो रेशोज इक्वल होंगे तो एक एंगल ही आएगा बीच में, तो SAS। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, आपको तीन ही टेस्ट है, जितने कम टेस्ट उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इजीली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि एक सम में आपको सिमिलर दिखाने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होगा। बोलो सर। बोलो अनिका। सर हमें कुछ करस्पॉन्डेंस वगैरह बताया है, वो क्या होता है? वो सम्स में आएगा, अभी नहीं। जैसे हमने 9th में दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद CPCT लिखा था, कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वैसे अभी हम लिखेंगे CSST, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वो बाद में, पहले मुझे क्राइटेरिया समझाने दो। बोलो सर। वो स्कूल में बोल रहे कि वो अलाउड नहीं है, वो मतलब शॉर्ट फॉर्म तो अलाउड नहीं है ना? 10th स्टैंडर्ड स्कूल का सुनने का नहीं। मतलब सर वो शॉर्ट फॉर्म अलाउड है? मतलब मानो वो शाने हम पागल बैठेंगे इधर। मेरे हर साल बैच के 10 स्टूडेंट्स ने जेरोक्स मंगवाए, एक बार भी नहीं सुना कभी मैंने कि ये एब्रीवेशन से मार्क्स काटे। और सर मुझे SAS का एक डाउट था। हाँ बोलो सर। SAS ऐसा तो नहीं हो सकता कि सपोज एंगल BAC और एंगल ABC वेरी गुड, मतलब राइट, मतलब एंगल कंपल्सरी शुड बी इंक्लूडेड एंगल। अगर देखो यहाँ पे 40 दिया है और मान लो ये नहीं दिया एंगल और ये बोला 40, दीज ट्राइंगल्स वोंट बी सिमिलर। क्यों? तो एंगल तो लिख देगा ये इसको इक्वल है, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज टू साइड्स, देन दिस टेस्ट वोंट एग्जिस्ट। समझा मानव? तो एंगल कंपल्सरी जो देखो साइड्स दिए होते हैं उसके बाद ही लिखना है। एक मिनट मानव, तेरे नहीं ठीक है, यहाँ पे ये लोग फुल फॉर्म लिख रहे हैं, बट बिंदास रहो, कुछ भी वैलिड मतलब ये नहीं है। तुम्हारा स्कूल पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे बोलता है, शांति निकेतन कभी नहीं बोलता, क्योंकि उनको भी मालूम है ये शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड है। तो फाइन,
तो ये बात है, ये सिमिलैरिटी के टेस्ट इंट्रोड्यूस किए मैंने आज। सबसे इजी ए टेस्ट, फिर ये थोड़े थोड़े चैलेंजिंग होंगे। और अब अगली एक्सरसाइज 6.3 पूरी उसी पर है। अगर आप चाहो, कुछ स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, जिसमें आपको पूछा जा रहा है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस फॉर स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आपको कुछ ऐसे ट्राइंगल्स के पेयर्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ एंगल्स हैं, जिनमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, कुछ साइड्स दिए हुए हैं। सो थिंक इफ दे आर सिमिलर एंड इफ यस बाय विच टेस्ट। एटलीस्ट ओरली भी नज़र घुमा दो। ये सम्स के साथ ही हम शुरुआत करेंगे अगले सेशन में, और इसके ज़रिए अगले वीक में हम 2-3 सेशंस में ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक्सरसाइज वास्ट है और थोड़ा ध्यान से करना होगा। एक काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, बस आपको उतना ध्यान रखना होगा कि सबसे इजी टेस्ट जो है वो है ए टेस्ट, और इस एक्सरसाइज के आधे सम्स ए टेस्ट से ख़त्म हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मैं उतना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ जिससे सारे ए टेस्ट के तो ख़त्म हो जाएंगे। और ए टेस्ट याद रखना 9th स्टैंडर्ड कर रहे हो ऐसे ही लगेगा पूरा, क्योंकि करना क्या है, 2 पेयर ऑफ एंगल्स कौन से इक्वल है, कभी वर्टिकली अपोजिट, कभी अल्टरनेट एंगल, कभी कुछ और प्रॉपर्टी। तो ए टेस्ट वाले सम्स अच्छे से आप रिकॉर्डेड सेशन से कर सकते हो। बाकी इन दोनों के लिए मुझे आपको ऑनलाइन समझाना होगा। तो ये काम तो कर देता हूँ मैं, एक सेशन बैठ के इसी वीक में ए टेस्ट के सारे सम्स कवर करा देता हूँ। आप अटेंड कर लो, थोड़ा हम आगे जल्दी बढ़ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक मंडे के दिन हम इन दोनों से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोलो अभी आपके क्या डाउट्स है, कुछ कंसर्न?